नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कल के वीडियो में हमने देखा मनोभार के प्रकार कौन कौन से होते हैं। हताशा, संघर्ष और दबाव, ये 3 प्रकार के मनोभार के प्रकार होते हैं, जिसके द्वारा मनुष्य को उसके रोज़मर्रा के जीवन में कहीं ना कहीं संघर्ष का, हताशा का और दबाव का सामना करना पड़ता है। कुछ दबाव, कुछ हताशा, कुछ संघर्ष कम टाइम के होते हैं, कम समय के होते हैं और कुछ दीर्घकालीन समय के होते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, अब वो मनोभार हमारे ऊपर आता है, हताशा, दबाव और संघर्ष, इसका सामना कैसे करें, उसका सामना करने के लिए हम किस प्रकार अपने जीवन या लाइफस्टाइल को बदलें या अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को किस तरीके से सामना करें, उसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं मनोभार का सामना करने की रीतियाँ। मनोभार रहित जीवन संभव नहीं है। मनोभार की तीव्रता हमारे स्वास्थ्य, हमारे जीवन के लिए इतनी अधिक हानिकारक होती है कि वह हमारे संपूर्ण अस्तित्व को तहस-नहस कर सकती है। इसलिए मनोभार को हल्का करने या उसका सामना करने हमें सीखना चाहिए। मनोभार का सामना करना अर्थात मनोभार के निषेधक प्रभावों को रोकने के लिए पर्यावरण की मांग को संतुष्ट करने का प्रयत्न करना। मतलब कि मनोभार के जो भी निषेधक प्रभाव हैं, उसको रोकने के लिए पर्यावरण की जो मांग है, जो अपने वातावरण, अपने लोग, अपने समुदाय, अपने आर्थिक तौर पर जो ज़रूरी चीज़ है, उसको संतुष्ट करने का प्रयास करना। मनोभार का सामना करने की अनेक रीतियाँ हैं। मनोभार का सामना करने की प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अलग छटा या रीति होती है। आश्चर्यचकित करने वाली तो बात यह है कि जीवन में अनेक प्रकार के कम या अधिक मनोभार का सामना करने के बावजूद भी अधिकतर लोग टूटते नहीं हैं। मनोभार का सामना करने के लिए लगातार अपने बाह्य एवं आंतरिक पर्यावरण का निरीक्षण करते हैं तथा उसमें से रास्ता निकालने का प्रयास करते हैं, जिसके द्वारा अपने जीवन में हमेशा परिवर्तनों के साथ स्वयं समायोजन साध सकते हैं। इसके अलावा व्यक्तित्व के ऐसे अनेक परिणाम हैं, जैसे कि आशावाद, विरक्तता, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मजबूत एवं दृढ़ विश्वास का अभिगम, जिसके कारण मनोभार निषेधक प्रभाव कम पड़ता है। जैसा कि हम जानते हैं, लोगों के जीवन में कभी ना कभी ऐसी समस्या आती है कि जब उसका सामना करने में या तो वो टूट जाता है या तो वो संभल जाता है। लेकिन ज़्यादातर व्यक्ति संभल जाते हैं, क्योंकि अगर संभलेंगे नहीं तो ये जीवन को चलाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। कुछ लोग अपवाद रूप उसको विधायक रूप से ले लेते हैं, निषेधक रूप से ले लेते हैं, जिसके कारण वो उसका सामना नहीं कर पाते और टूट जाते हैं। जैसा कि कई बार हमारे जीवन में कुछ आघातजनक घटनाएं होती हैं, किसी की अकस्मात मृत्यु हो जाना या तो कहीं बहुत सारे धन का लॉस हो जाना, चोरी हो जाना, डकैती हो जाना या हाथ पैर अपंग हो जाना। तो ये सब जो घटनाएं हैं, ये घटनाओं की वजह से यदि मनुष्य वही सोचता रहे कि मेरे साथ ये घटना घटी, अब फिर से वो घटना ना घटे या वो पहले जैसा हो जाए, तो उसको करने के लिए मनुष्य को प्रयास करना पड़ेगा। और प्रयास तभी वो कर पाएगा जब वो वहाँ पर मेहनत करने का प्रयास करेगा और वो पुरानी चीज़ों को भूलने के लिए प्रयास या प्रयत्न करेगा। तो इस तरीके से जब मनुष्य पर्यावरण के साथ अपनी जो पुरानी यादें हैं, अपनी जो पुरानी बातें हैं, उसको जब भूल कर पर्यावरण के साथ या लोगों के साथ या वातावरण के साथ समायोजन साधने का प्रयास करता है, तब वह धीरे धीरे जो मनोभार उसके ऊपर होता है, वो मनोभार कम देखने को मिलता है। सामान्य रूप से जब व्यक्ति के समक्ष नई समस्या उत्पन्न होती है, तब वह सर्वप्रथम उसकी समीक्षा करके उसके लिए कितनी हानिकारक है या लाभदायक है, यह समझने की कोशिश करता है। यह समीक्षा जितनी वास्तविक हो उतना उत्तम। उसके बाद वह समस्या के विषमता का क्या उपाय करता है, उसका विचार करता है। उसमें से समस्या के लिए हल करने के लिए नए विकल्प खोजकर श्रेष्ठ विकल्प पसंद कर सकता है। कभी ऐसा भी होता है कि परिस्थिति की समीक्षा करने या विचार करने का अवसर प्राप्त नहीं होता। ऐसे समय में व्यक्ति कई तत्कालिक, सहज, स्वयं स्फुरित प्रक्रियाओं के द्वारा समस्या का हल कर देता है। ऐसी प्रक्रियाएं व्यक्ति के आंतरिक सहज बचाव तंत्र का ही हिस्सा होती है। जब आवश्यकता होती है अथवा जीवन में खतरा उत्पन्न हो, तब ऐसी प्रक्रियाएं कार्यरत होती है। व्यक्ति के संतुलन को बनाए रखने के में कई शारीरिक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन भी काम आते हैं। जैसे एक ऐसा आंतरिक सहज प्रक्रिया है जैसे रोना, जिसके द्वारा आवेगात्मक मनोभार एवं दर्द में राहत का आराम मिलता है। इस तरह मनुष्य मनोभार को कम करने के लिए जिस व्यूह रचना या प्रविधियों को अपनाता है,
उसमें से कई प्राकृतिक आदतानुसार सीखी हुई व्यक्तिगत और सामाजिक होती है, जिसमें से सामाजिक व्यूह रचना या प्रविधियों के लिए दूसरों की सहायता की आवश्यकता होती है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जब हम दुख में होते हैं तो हमको ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति हमारे पास हो जिसको हम हमारा दुख बांट सकें। दुख बांट के यदि हम रो लेते हैं तो हमारा जो दर्द होता है, जो हमारे ऊपर स्ट्रेस रहता है, जो मनोभार रहता है, वो कहीं ना कहीं हल्का हो जाता है, कहीं ना कहीं कम हो जाता है। और यही जब हम खुश होते हैं, बहुत एक्साइटेड होते हैं या हमारा कोई काम हो गया रहता है, तो भी हम किसी न किसी को ढूंढते हैं, क्योंकि हम वो चीज़ें, वो पॉजिटिव मनोभार है, और वो चीज़ें हम लोगों को वहाँ पे बताने का प्रयास करते हैं कि मेरा ये काम हो गया, मैं सफल हो गया। अपनी एक्साइटमेंट, अपनी खुशी वहाँ पे जाहिर करना चाहता है। तो कई बार जो प्रक्रिया साहजिक है, यदि वो दबी रह जाए, जैसे रोने की प्रक्रिया, ये साहजिक है, अगर दुख होगा तो रोना आएगा। तो साहजिक प्रक्रिया, यदि रोने के लिए कोई व्यक्ति नहीं होगा, हमारे सामने कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसको हम हमारा दुख बांट कर रो सकें, तो वहाँ पर इसको मनोभार उत्पन्न देखने को मिलता है। और वहीं यदि कोई व्यक्ति हो, उसके सामने हम रो के अपना दुख व्यक्त कर दें, तो कहीं ना कहीं हमारा मनोभार, आंतरिक मनोभार, शारीरिक मनोभार, मानसिक मनोभार वहाँ पर दूर हो जाता है। मनोभार का सामना करने की प्रविधियों को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। जैसे पहला है समस्या केंद्री या कार्य केंद्रित प्रविधियाँ, दूसरा है आवेग केंद्रित प्रविधियाँ, और तीसरा है अहम बचाव केंद्रित प्रविधियाँ। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं समस्या केंद्रित प्रविधियाँ। समस्या केंद्रित प्रविधियों में व्यक्ति मनोभारक के साथ प्रत्यक्ष कार्य करता है, फिर चाहे वह प्रक्रिया व्यवहार के द्वारा होती हो या वास्तविक स्वरूप की मानसिक प्रक्रिया हो। इन प्रक्रियाओं का उद्देश्य समायोजन साधना होता है। व्यक्ति मनोभारजन्य परिस्थिति का स्वयं ही समीक्षा करता है, उसके आधार पर एक तार्किक रचनात्मक प्रविधि अपनाकर उसके द्वारा मनोभार का सामना करने का प्रयास करता है। जैसे कि स्वयं को बदलकर आसपास के पर्यावरण को बदलना, यह समस्या केंद्रित प्रविधि बाह्य हो सकती है। जैसे कि अध्ययन के लिए पर्यावरण में सुधार करना, यह प्रविधि आंतरिक भी हो सकती है। जैसे कि स्वयं के मनोभार को बदलना। देखिए, कई बार क्या होता है कि जैसे समस्या केंद्रीय, जैसे कि हम, कोई भी बच्चा हो, अब वो कभी कभी स्कूल में जाता है, स्कूल में जब जाएगा पहली बार वो, तो वहाँ पर उसको नए लोग मिलेंगे, नए टीचर मिलेंगे, नए सहपाठी मिलेंगे, और नया स्कूल मिलेगा, नया वातावरण मिलेगा। वो पहली बार अपने माँ बाप का घर छोड़कर कहीं पराये जगह रहने के लिए जाता है या कुछ वक्त गुजारने के लिए जाता है, तो वहाँ पर उसको अकेलापन लगता है। अब अकेलेपन में धीरे धीरे वो सोच कर समझ कर समस्या का समाधान करता है और अपने सहपाठी खुद बनाता है, अपने टीचरों को रिस्पेक्ट देता है, उसके टीचर उसको समझते हैं। तो इस प्रकार वह अपने आप को, उसके ऊपर ये मनोभार होता है कि मैं यहाँ कैसे रहूँगा, नया जगह है, मम्मी पापा को छोड़ के कैसे जीवन यापन करूँगा। तो वहाँ पर टीचर, विद्यार्थी मित्र, प्रिंसिपल, स्कूल समूह, ये सब उसको सहयोग करते हैं, और धीरे धीरे वो बच्चा वो पर्यावरण के साथ समायोजन बना लेता है, और कुछ समय बाद वो जो स्कूल उसको पराया लगती थी, अब उसे अपनी लगने लगती है। समस्या केंद्रित अभिगम की 3 प्रविधियाँ। पहला है समस्या का सामना करना। जैसा कि हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं आती हैं, तो वहाँ पर समस्या केंद्रित अभिगम के 2 रास्ते होते हैं। पहला कि समस्या का सामना करना, जो भी समस्याएं हमारे सामने आती हैं, जैसे खतरा दूर करना, खतरे के प्रभाव को कम करना या उसे नष्ट करना। यहाँ पर व्यक्ति सामने आई हुई समस्या का सामना करता है, खतरा दूर करने का प्रयास करता है। जैसे परीक्षा में असफल होने वाला विद्यार्थी पुनः परिश्रम करके सफल होने का प्रयास करता है। तो ये जो है, ये समस्या विद्यार्थी के जीवन में ये समस्या है, और उसका सामना करके, लड़कर, जीत कर वो पुनः परीक्षा में पास होता है। दूसरा है समस्या से विमुख होना, चेतावनी से स्वयं को दूर रखना, चर्चा विचारणा, सौदाबाजी एवं समाधान करना। मतलब कि समस्या से विमुख होना, यहाँ पर व्यक्ति सामने आई हुई समस्या युक्त परिस्थिति से पलायन करता है, मतलब कि वो समस्या से भागने का प्रयास करता है, दूर जाने का प्रयास करता है। जैसे परीक्षा में फेल होने वाला छात्र परीक्षा देना या पढ़ाई करना छोड़ देता है। तो ये निषेधक मनोभार हैं, जो कि मानव जीवन में बहुत कम देखने को मिलते हैं। आज की जो नई तकनीक की युग है, टेक्नोलॉजी का युग है, उसमें ये काफ़ी कम देखने को मिलता है। तीसरा है कोई रास्ता अपनाना, मनोभार का प्रतिकार करना अथवा अपनी प्रतिकारक शक्ति बढ़ाना अथवा मनोभार की शक्ति को कम करना। यहाँ पर व्यक्ति उपयुक्त 2 प्रक्रियाओं में से तीसरी प्रतिक्रिया करता है। जैसे पढ़ने में फेल होने वाला छात्र संगीत या खेल कूद में आगे बढ़ने का प्रयास करता है। हो सकता है कि जो विद्यार्थी फेल हुआ
उसको पढ़ने में इंटरेस्ट ना रहा हो बल्कि दूसरे किसी क्षेत्र में इंटरेस्ट रहा हो, दूसरे किसी क्षेत्र में रुचि रही हो, तो वो विद्यार्थी वहाँ पर अपनी रुचि के फील्ड में जाएगा। भले वो फेल हो गया परीक्षा में, लेकिन फिर भी वो अपनी रुचि के फील्ड में जाएगा और वहाँ पे भरसक प्रयास करेगा। तो कई बार यहाँ पर व्यक्ति तीसरा रास्ता भी अपनाते हैं। अगला है आवेग केंद्रित प्रविधियाँ। आवेगात्मक प्रविधि में व्यक्ति मनोभारजनक परिस्थिति में होने वाले परिवर्तन करने के बदले अपने विचारों या भावनाओं में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। यह अभिगम समस्या केंद्रित नहीं है परंतु उपाय केंद्रित है, क्योंकि इसमें मनोभार की आवेगशीलता के प्रभाव से मुक्त होने पर जोर दिया जाता है। इन प्रविधियों में स्वयं नियमन एवं आवेग का नियमन होता है, जैसे चिंता, हताशा, क्रोध, अन्य आवेगों पर नियंत्रण रखना और उनको बदलना। कुछ लोग मनोभार से मुक्त विकट परिस्थिति को भूलने के लिए किसी पार्टी या फिल्म देखने के लिए जाते हैं अथवा हताशा का अनुभव होने से टेलीविज़न देखते हैं। कुछ लोग चिंताग्रस्त होने से टीवी या सीडी बजाते हैं, ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं या अधिक भोजन करते हैं अथवा लाचारी के समय दिवा सपने देखते हैं। ऐसी आवेग केंद्रीय प्रविधियों में शायद समस्या का हल न हो, लेकिन व्यक्ति के मनोभार में निषेधक प्रभाव का कुछ नहीं तो थोड़ा समय के लिए निश्चित रूप से सामना कर सकते हैं। सभी के जीवन में कुछ न कुछ समस्याएं होती हैं। वो समस्याओं को कुछ पल के भूलने के लिए कोई व्यक्ति सिनेमा देखता है, कोई टीवी देखता है, कोई घूमने फिरने जाता है, कोई मनोरंजन करता है। तो इस प्रकार कोई भी व्यक्ति जब समस्या से घिरा होता है तो अपने वो समस्या को टालने के लिए, कुछ समय को भूलने के लिए वो नई नई प्रक्रियाएं करता है, जिसके द्वारा वो समस्या को कुछ समय के लिए भूल जाता है। कुछ समय के भूलने के बाद उसको कुछ ना कुछ नए रास्ते भी मिल सकते हैं। तो इसके लिए आवेग केंद्रित प्रविधियाँ जो हैं उसको परिवर्तित करके वो नई प्रविधियाँ करता है, जिसके द्वारा वो अपने आवेग को कम करता है। अगला है अहम केंद्रित प्रविधियाँ या बचाव प्रवृत्तियाँ। इन प्रविधियों के द्वारा व्यक्ति स्वयं को आवेगात्मक नुकसान और अवमूल्यांकन से मनोवैज्ञानिक रीति से बचाने का प्रयास करता है। ये प्रविधियाँ सीखी हुई प्रक्रियाएं होती हैं। वे आदत बनकर कई बार अचेतन अवस्था में काम करती हैं, जैसे कि दमन, ऊर्ध्वीकरण, यौक्तिकीकरण, प्रक्षेपण आदि जैसी बचाव प्रविधियाँ। मानव जीवन में ये सब चीज़ें बहुत होती हैं, जैसे दमन, किसी भी चीज़ का एकदम तरीके से नाश हो जाना, सर्वनाश हो जाना। यौक्तिकीकरण, कोई समस्या है तो उसका यौक्तिकीकरण, नई युक्ति अपनाना। प्रक्षेपण, अगर हमारे ऊपर कोई भी प्रक्रिया होती है या कुछ भी हमारे ऊपर है, कोई हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है तो उसका इल्ज़ाम दूसरे पे टाल देना, जो कि आप आगे के पाठों में पढ़ोगे। ऊर्ध्वीकरण अर्थात जैसे कि आप सिंगर बनना चाहते हैं लेकिन आप सिंगर नहीं बन पाए तो आप क्रिकेटर बन गए, या आप क्रिकेटर हैं, क्रिकेट में आपका फील्ड आपने प्रयास किया नहीं हुआ तो अपने आप को वो अपने फील्ड को आपने दूसरे फील्ड में, संगीत के फील्ड में वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया, उसको विभाजित कर दिया, जिससे आप एक अच्छे सिंगर बन के निकले। मतलब कि अपना जो ध्येय है वो ध्येय के अलावा दूसरा एक ध्येय निर्धारित करना। ऐसी अहम केंद्रित प्रविधियों में वास्तविक बनी नहीं रहती और व्यक्ति स्वयं के साथ छल करता है। ये प्रवृत्तियाँ अज्ञात रूप से व्यक्ति को आंतरिक चिंता या दुख से बचाती है, लेकिन वे व्यक्ति की वास्तविकता से गलत अर्थघटन की तरफ ले जाती है। इसका अधिक उपयोग करने से व्यक्ति कुसमयोजित योजन की ओर चला जाता है। इन प्रविधियों का मुख्य उद्देश्य असफलता को छिपाना, चिंता को कम करना, आवेगात्मक दुख को कम करना और ऐसे करने से स्वयं के विषय में पर्याप्तता या पूर्णता एवं उपयोगिता की भावना की सुरक्षा करना। मतलब कई बार होता है कि व्यक्ति ये सब प्रविधियों का उपयोग करके वो दूसरों पे उंगली उठा देता है या बचने का प्रयास करता है या तो फिर दमन हो जाता है, तो वहाँ पर ये व्यक्ति कुछ ना कुछ झूठ बोलकर, कुछ ना कुछ छुपा कर यहाँ पर उसका जो अहम होता है, उसका जो ईगो होता है, उसको बचाने का प्रयास करता है। क्योंकि कई बार अगर ईगो किसी का टूट जाता है तो वो इंसान मनोभार से एकदम भरपूर डूब जाता है। तो इसके लिए वो छोटी छोटी बातों पे कहीं ना कहीं अपनी जो अहम होता है, उसका जो ईगो होता है, उसको बचाने का प्रयास करता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे मनोभार के प्रभाव। धन्यवाद।